गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ओम का नियम बताऊंगा। ओम के नियम के बाद फिर अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति यानी ओम के अपवाह वेग के आधार पर जो ओम का सूत्र है, नियम है, वो उसका मैं निगमन करूंगा। सबसे पहले ओम का नियम आप लोग जानें। ओम का नियम ये सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ने ये बताया कि किसी चालक के सिरे पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया, जिसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। और उस नियम के अनुसार क्या, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे दाब में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। सपोज कर लेते हैं विभवांतर क्या है, वी है। विभवांतर क्या है, वी है, और उसमें बहने वाली धारा आई है। तब ओम के नियमानुसार क्या होगा, वी अपान आई इज इक्वल टू नियतांक होगा। और एक और वैद्युत प्रतिरोध का जो डेफिनेशन होती है ये वो इस प्रकार से होती है, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसको हम किसे दिखाते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं, जिसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो अर्थात वी अपान आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अच्छा, फिर ये बात होती है इसमें, अगर इसमें हम एक ग्राफ खींचते हैं, इस पर आई दिखाते हैं, इस पर वी दिखाते हैं, तो यह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तब यह ओम के नियम का क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। किसके नियम का, ओम के नियम का सत्यापन हो जाएगा। ओम के नियम अनुसार क्या होता है, जब तक किसी चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती हैं तब तक चालक का प्रतिरोध जो होता है, चालक का जो प्रतिरोध होता है नियत रहता है। हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे चालक के सिरों पर चाहे जितना हम क्यों ना विभवांतर स्थापित कर दें, फिर भी उसका जो मान है उससे माता रहेगा, अर्थात इक्वल होता रहेगा। चलो ठीक है। अब हम आप लोगों को अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, चलो ठीक है। माना तार एक है, उसकी लंबाई कितनी है, यल है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, यल ये है, और उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर वी स्थापित करते हैं, और तो उसमें आई धारा प्रवाहित होने लगती है, उसमें आई धारा प्रवाहित होने लगती है। ये तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अर्थात प्रति एकांक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, स्मॉल एन हो, और अनुगमन वेग कितना हो, वी डी हो, तब आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फार्मूला आपका होता है। चलो ठीक है। जहाँ ई क्या है, आवेश है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। चूंकि तार की लंबाई एल है, उसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, वी है, तब उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान क्या होगा, ई इज इक्वल टू वी अपान यल होगा, ई इज इक्वल टू वी अपान यल होगा। इसका समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल एफ इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू ई होता है। तो क्यू को हम यहाँ स्मॉल ई माने हैं, ई इज इक्वल टू कैपिटल ई हो गया, कैपिटल ई का मान रख दिया हमने, ई वी अपान कितना हो गया, यल हो गया। अब एक और फार्मूला हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल यम हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, स्मॉल यम हो, और उसका जो त्वरण तब होगा कितना होगा, त्वरण ए इज इक्वल टू एफ अपान यम होगा। एफ का मान कितना है, ई वी अपान कितना हो जाएगा, यल यम हो जाएगा। यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके पहले मैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धातु के अंदर आयनों से बार बार टकराते रहते हैं, और टकराने के पश्चात जो वैद्युत क्षेत्र ई होता है उसकी विपरीत दिशा में वो इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं। और दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समयांतराल होता है उसको मैं किसे दिखाता हूँ, टाउ से दिखाता हूँ। और तब उसके वेग में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ए टाउ हो जाएगी, और तब उसका वेग पूरा कितना बढ़ करके हो जाएगा, U1 ए टाउ, ये हो जाएगा आपका टाउ 1। इसी प्रकार से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए, और एन इलेक्ट्रॉन के लिए, एन इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग, उसमें औसत वेग निकालेंगे वह कितना हो जाएगा, वी डी इज इक्वल टू U1 प्लस ए टाउ 1, इसी प्रकार से U2 प्लस ए टाउ 2 डॉट 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 UN प्लस ए टाउ n अपान कितना हो जाएगा, n। इसको दो भागों में बेटा इंक्रीज डिवाइड कर लो, इसको कितने भागों में बांट लो, 2 भागों में बांट लो।
चलो देखो, दो भागों में जब इसको बांटोगे तो क्या मिल जाएगा उसको देख लेते हैं। u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un अपान n प्लस इसमें से ए बाहर कर लेते हैं, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 डॉट डॉट टाउ n अपान कितना हो जाएगा n, और उसमें का औसत वेग जो होता है वह कितना होता है, 0 होता है, और इसका जो मान होगा वह टाउ सिर्फ हो जाएगा, इसका पूरे का टाउ हो जाएगा। तो वी डी इज इक्वल टू कितना हो गया, ए टाउ हो गया। ए का मान मैं निकाला हूँ यहाँ पर ई वी अपान एल एम, ई वी अपान एल एम यहाँ पर रख देते हैं, कितना ई वी अपान एल एम इंटू टाउ। ठीक है, अब हम इस वी डी का जो मान है वो कहाँ ले जा करके रखेंगे, ये जो समीकरण 1 में बनाया हूँ इसमें रखेंगे। तब आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी के जगह पर ई वी टाउ अपान एल एम, इसमें से अब हम ला करके वी को अपान करेंगे, आई अपान वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर और क्या बचेगा बेटा, टाउ बचेगा, ए बचेगा अपान एल एम, हम इसको ऊपर कर देंगे, वी अपान आई इज इक्वल टू एल एम अपान एन ई स्क्वायर एक क्या रहेगा भैया, गलती है, ए और टाउ हो जाएगा, वी अपान आई, इसको हम क्या मान लेंगे, नियतांक मान लेंगे। तो वी अपान आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, और वह नियतांक किसके बराबर होगा, आर के, वी अपान आई इज इक्वल टू आर के, यही किसके है, ओम के नियम की व्युत्पत्ति है। थैंक यू।